आज का हमारा टॉपिक है हाई पावर्ड मनी एंड मनी मल्टीप्लायर, उच्च शक्ति मुद्रा एंड मुद्रा गुणक। लेकिन हम हाई पावर मनी जो देखेंगे इससे पहले हमें मनी सप्लाई के बारे में भी जानकारी होनी ज़रूरी है। हम यहाँ पर शॉर्ट में देखेंगे कि मनी सप्लाई क्या है और कौन कौन से वर्किंग ग्रुप है जिन्होंने मनी सप्लाई को डिफाइन किया है। तो सबसे पहले देखते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई फर्स्ट वर्किंग ग्रुप। देखिए, मनी सप्लाई से मीन्स क्या होता है, द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एमंग द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई। मीन्स कि एक मनी का स्टॉक जो सर्कुलेशन में है और पब्लिक के पास है, वो जो होती है एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उसे हम कहते हैं मनी सप्लाई। ठीक है, मीन्स कि एक आरबीआई है, मान लीजिए कि अब इसके पास क्या है, स्टॉक है। यहाँ तो स्टॉक है, लेकिन ये जो स्टॉक है इसमें से कितना जो रुपया है या कितना मनी जो है वो सर्कुलेशन में है। तो ये जो इकोनॉमी में जितना भी सर्कुलेशन में मनी होगा वो आपकी क्या कहलाती है, सप्लाई ऑफ मनी कहलाती है। तो यहाँ पर मनी सप्लाई जो है वो उसके टू सोर्स होते हैं, एक आरबीआई हो गया और एक गवर्नमेंट हो गया। ये दोनों ही क्या करते हैं, किसका काम करते हैं, नोट पब्लिश करने का। जैसे आरबीआई जो है वो 2 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक के नोट जो है वो पब्लिश करता है, और यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो 1 रुपये का नोट और जितने भी कॉइन्स है वो पब्लिश करती है। तो यहाँ पर मनी सप्लाई के ये 2 सोर्स हो गए हैं। इसको भी हम पूरी डिटेल में देखेंगे जब हम हाई पावर्ड मनी करेंगे, तब इसे देखेंगे। यहाँ पर मनी सप्लाई में एक फर्स्ट वर्किंग ग्रुप है 1968 से, मतलब कि 1968 तक जो आरबीआई था उसने मनी सप्लाई में केवल इन चीज़ों को शामिल करती थी। यहाँ पर सी प्लस डी डी प्लस ओ डी, मीन्स कि एम में क्या क्या शामिल किया जाता था। सी, करेंसी, किसके पास, पब्लिक के पास जितनी भी करेंसी है उसे शामिल किया जाता था, मीन्स करेंसी विद द पब्लिक, जिसमें जितने भी सिक्के हैं या नोट है ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती थी जो पब्लिक के पास है। फिर सेकेंड डीडी, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। जैसे हम बात करते हैं दो, एक करेंट अकाउंट होता है और एक सेविंग अकाउंट होता है। तो जो करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों में जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं वो यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट जो होता है उसमें शामिल किया जाता है, मीन्स डीडी जो है उसमें शामिल किया जाता है। एंड अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई। आरबीआई के पास जितने भी मतलब कि डिपॉजिट किया जाता है, जैसे कमर्शियल बैंक जो है जो पैसा आरबीआई के पास जमा करती है उसको भी क्या किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है। तो इस तरह से फर्स्ट वर्किंग ग्रुप जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती थी, करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई। तो इन चीज़ों को क्या किया जाता था, शामिल किया जाता था। अब हम देखेंगे सेकेंड वर्किंग ग्रुप। सेकेंड वर्किंग ग्रुप 1977 से आरबीआई ने मनी सप्लाई के जो मेज़रमेंट है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, M1, M2, M3 और M4। ये जो है इसकी पूरी डिटेल हम इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ जाकर आप उस पर क्लिक कर इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं या इसका पूरा वीडियो जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर हम केवल शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि हम वर्किंग ग्रुप देख रहे हैं, इसलिए इसे भी देखना ज़रूरी है। और यही वर्किंग ग्रुप जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी वर्किंग ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। यहाँ पर M1 करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई। अब देखिए M1, ये फर्स्ट वर्किंग ग्रुप में जो M लिया गया था वही M1 है, उसी को यहाँ पर M1 के रूप में क्या किया गया है, रखा गया है। अब M2 में M1 की सारी चीज़ें शामिल की गई है, मीन्स C, DD प्लस OD,
इसे तो शामिल किया ही गया है। साथ में सेविंग डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस सेविंग, जो पोस्ट ऑफिस में जितनी भी सेविंग्स होती हैं उसको भी क्या किया गया है, M2 में शामिल किया गया है। फिर M3 में M1 की सारी चीज़ें वही C प्लस DD प्लस OD, इसको तो शामिल किया ही गया। साथ में टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम जो है उसे भी क्या किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। अब देखिए फर्स्ट वर्किंग ग्रुप में इन्होंने टाइम डिपॉजिट जो है उसको शामिल नहीं किया था कि ये जो है वो सर्कुलेशन में यूज़ नहीं होता है, लेकिन सेकेंड वर्किंग ग्रुप में टाइम डिपॉजिट, टर्म्स डिपॉजिट जो है उसको भी शामिल किया गया है, क्योंकि इनका मानना है कि ये जो मनी होता है ये भी सर्कुलेशन में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये भी एक तरह से एक्टिव मनी होता है। कौन सा? जो टाइम डिपॉजिट होता है, मनी सप्लाई का ही पार्ट माना गया है। देखा जाए यदि तो ये जो टाइम डिपॉजिट है इसका जो बैंकिंग सिस्टम है उस वह इस मनी का सबसे पहले यूज़ करती है, मतलब लोगों को उधार देने के लिए, लोन देने के लिए इस मनी का सबसे पहले यूज़ करती है, क्योंकि टाइम डिपॉजिट 5 इयर्स, 3 इयर्स, कुछ पर्टिकुलर ईयर्स के लिए जमा किया जाता है। तो यहाँ पर बैंक को भी पता होता है कि इतने समय में इस तरह की रुपए की किसी भी प्रकार की मांग नहीं की जाएगी पब्लिक के लिए, इसीलिए ये जो रुपए होता है उसको सर्कुलेशन में बैंक जो है वो पहले यूज़ करती है। तो इस तरह से जो M3 है वो उसमें M1 की सारी चीज़ें आ रही हैं, साथ में टाइम डिपॉजिट भी आ रहा है। अब M3 में जितनी भी चीज़ें हैं उसको शामिल किया गया है, साथ में ऑल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। अब इस M4 में सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है ना। M3 की जितनी चीज़ें हैं वो भी आ गई और ऑल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स ये भी आ गए। यहाँ पर यदि देखा जाए तो जो M1 है, ये जो M1 है ये क्या है, नैरो मनी है, ठीक है, संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो M3 है ये क्या है, ब्रॉड मनी है, व्यापक मुद्रा है। इसे हम देखें तो वैसे तो M4 में सारी चीज़ें शामिल की जाती है, लेकिन फिर भी अधिकतर जो यूज़ है वो किसका किया जाता है मेज़रमेंट के लिए, M3 जो है उसका यूज़ किया जाता है। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर लिक्विडिटी के रूप में देखें। यदि हम देखें तो सबसे लिक्विड कौन सा है, यहाँ पर सबसे लिक्विड M1। लिक्विडिटी से मीन्स क्या होता है, जिसको आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा मनी जो गुड्स और सर्विस को परचेस करने में टाइम ना लगाए, या बहुत कम समय में हम उससे गुड्स और सर्विस जो है वो परचेस कर सकें, वो रुपए जो होता है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड कहलाता है। मीन्स कि यदि हम देखें तो हमारे पास जो रुपए कैश के रूप में रखा है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, तुरंत उससे कोई भी चीज़ परचेस कर सकते हैं। फिर यदि देखें तो सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिर करेंट अकाउंट में से भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मनी जो है वो निकाल कर हम गुड्स और सर्विस को परचेस कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट उसमें से भी। फिर फिक्स डिपॉजिट जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जमा कर दिया जाता है, तो इतनी जल्दी वो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है, या हम उससे गुड्स और सर्विस परचेज जो है वो तुरंत नहीं कर सकते, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हमने उसमें फिक्स डिपॉजिट किया है। इस रूप में यदि देखें तो यहाँ पर M1 क्या होगा, सबसे ज़्यादा लिक्विड है। क्यों है? क्योंकि करेंसी पब्लिक के पास है, वो तुरंत हम उससे गुड्स सर्विसेज परचेस कर सकते हैं। फिर डिमांड डिपॉजिट मीन्स कि करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट आ गए इसमें, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विस जो है वो परचेस कर सकते हैं। जो RBI के पास जितना भी डिपॉजिट्स होता है या उसका कुछ परसेंटेज जो डिपॉजिट किया जाता है उसको भी RBI क्या करती है, सर्कुलेशन में लाती है। इस तरह से M1 जो है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है। फिर उसके बाद जो M2 जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में जो जितनी भी सेविंग होती है उसको हम चेक के थ्रू तुरंत नहीं निकाल सकते चेक के द्वारा, इसीलिए ये थोड़ा सा M1 से कम लिक्विड होता है।
फिर M3 में जो है वो क्या है, टाइम डिपॉजिट्स जो है बैंकिंग सिस्टम, मतलब फिक्स डिपॉजिट जो है वो होती है, जिसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही लिक्विडिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और फिर M4 मीन्स M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड है, फिर M2 है, फिर M3 है, और M4 जो है वो सबसे कम लिक्विड होता है। और M1 क्या कहलाती है, M1 जो है वो क्या होता है, नैरो मनी या संकीर्ण मुद्रा कहलाती है। और M3 जो है वो क्या कहलाती है, ब्रॉड मनी या व्यापक मुद्रा जो है वो कहलाती है। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो जो M3 है उसको हम एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स, समग्र मौद्रिक संसाधन जो है उसके नाम से भी जानते हैं यहाँ पर। ठीक है, और M3 ही मनी सप्लाई है, मतलब कि RBI के अनुसार मनी सप्लाई का सबसे कहना चाहिए प्रमुख मेजरमेंट जो है वो M3 ही है। M3 में जितना भी मनी है वही मनी सप्लाई जो है वो कहलाती है। अब ये हो गया सेकंड वर्किंग ग्रुप। अब सेकंड वर्किंग ग्रुप के बाद हम देखेंगे थर्ड वर्किंग ग्रुप। थर्ड वर्किंग ग्रुप 1997 में जो YV रेड्डी है उनकी चेयरमैनशिप में ये थर्ड वर्किंग ग्रुप बना था। इस थर्ड वर्किंग ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक मॉनेटरी एग्रीगेट और एक लिक्विडिटी एग्रीगेट। मॉनेटरी एग्रीगेट में M1, M2, M3 ये सेकेंड वर्किंग ग्रुप के ये सारी चीज़ें तो हैं, साथ में M0 जिसे रिजर्व मनी या बेस मनी जो है वो कहा जाता है, या हाई पावर्ड मनी जो है वो भी हम कह सकते हैं। ये M0 जो है उसको भी क्या किया गया, मॉनेटरी एग्रीगेट में इंक्लूड किया गया। और लिक्विडिटी एग्रीगेट L1, L2, L3 यहाँ पर 1997 तक जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है या कंपनी है उसका मनी सप्लाई में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसीलिए YV रेड्डी जो है उनकी सिफारिश से यहाँ पर लिक्विडिटी एग्रीगेट जो है उसको भी मनी सप्लाई के मेज़रमेंट में इंक्लूड किया गया। मींस कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हैं उनका जितना भी कंट्रीब्यूशन है उस कंट्रीब्यूशन को भी इसमें इंक्लूड किया जाने लगा। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अभी भी जो सेकेंड वर्किंग ग्रुप है उसकी जो मेज़रमेंट है उसे ही जो है इकोनॉमी सर्वे इसमें शामिल किया जाता है। ये जो थर्ड वर्किंग ग्रुप का जो सर्वे है सर्वे में शामिल नहीं किया जाता है। जितनी भी ये M1, M2 या L1, L2, L3 है, हम सेकेंड वर्किंग ग्रुप का जो मेज़रमेंट है मनी सप्लाई का उसे ही क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं इसमें। अब ये तो तीनों ग्रुप की बात हो गई, फर्स्ट वर्किंग ग्रुप, सेकेंड वर्किंग ग्रुप और थर्ड वर्किंग ग्रुप। अब हम देखेंगे कि हाई पावर्ड मनी, जो हमारा आज खास वीडियो उसी पर है कि हाई पावर्ड मनी जो क्या होता है वो देखते हैं। अच्छा, इससे पहले हम M0 को भी देख लेते हैं कि M0 जो है इसके पहले वीडियो में भी देखा है वैसे हमने। M0 जो है वो क्या है, एक तरह से रिजर्व मनी। तो ये जो रिजर्व मनी है इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें शामिल करते हैं, तो यहाँ पर M0 में एक तो करेंसी इन सर्कुलेशन, फिर बैंकर्स डिपॉजिट जो होता है वो हम शामिल कर लेते हैं, और अदर डिपॉजिट जो होता है वो भी क्या करते हैं इसमें शामिल करते हैं। तो इस तरह से जो M0 है वो रिजर्व मनी कहलाता है। तो इसमें इतनी चीज़ें जो है वो हम शामिल करते हैं। अब हम देखते हैं हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी इसे हम किसके द्वारा शो करते हैं, H के द्वारा। फिर रिजर्व मनी की बात करें तो वो भी क्या है, हाई पावर्ड मनी ही कहलाता है। या हम बेस मनी की बात करें जिसे हम M0 से शो करते हैं, ये भी हाई पावर्ड मनी ही कहलाता है। मीन्स कि हाई पावर्ड मनी, रिजर्व मनी, बेस मनी या आधार मुद्रा बोलते हैं जिसको, ये तीनों एक ही हैं। ठीक है, अब हाई पावर्ड मनी होता क्या है, तो इसकी एक डेफिनेशन हम देखते हैं कि दी
high powered money refers to the total liabilities of the monetary authority of the country। मतलब कि जो कंट्री की मॉनेटरी अथॉरिटी है उसकी जितनी भी टोटल लाइबिलिटीज़ है, टोटल जितनी भी देयताएं होती हैं, वो क्या कहलाती है? हाई पावर्ड मनी कहलाती है। अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जैसे आरबीआई, इंडिया में जो आरबीआई है वो क्या है? एक तरह से एजेंसी है या हम कह सकते हैं मॉनेटरी अथॉरिटी है। तो यहाँ पर आरबीआई नोट पब्लिशिंग का काम करती हैं। या हम मनी सप्लाई की बात करें तो हमारे पास दो एजेंसी हैं या दो सोर्स है, एक आरबीआई हो गया और एक क्या हो गया? गवर्नमेंट हो गया। आरबीआई पेपर करेंसी मीन्स कि 2 रुपीज़ से लेकर जो 10,000 तक के रुपीज़ होते हैं उसको पब्लिश करने का काम किसका होता है? आरबीआई का होता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 1 रुपीज़ से लेकर ऑल कॉइन्स, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करें तो वो 1 रुपीज़ से लेकर जितने भी कॉइन्स होते हैं उसको पब्लिश करती है। तो मीन्स क्या हो गया कि ये जो दोनों हैं ये सोर्स है किसके? मनी सप्लाई के या मनी को इशू करने की एक तरह से एजेंसी है। आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये दोनों क्या करती हैं? नोट को सर्कुलेशन में लाती हैं या मनी को इशू करती हैं। अब हाई पावर मनी की बात करें तो इसका फॉर्मूला देखेंगे हम, तो ये क्या है? C+R। H से मीन्स क्या हो गया? हाई पावर्ड मनी। C से मीन्स करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। करेंसी जो पब्लिक के पास जितना भी नोट है या कॉइन के रूप में उन्होंने जो कैश के रूप में मनी रखा है, ये C में शामिल होगा। और R कैश रिजर्व विद द बैंक, मतलब बैंकिंग सिस्टम के पास जितना भी कैश रिजर्व के रूप में रखा हुआ है वह जो रुपए हैं वो भी क्या हो जाएगा? किसमें शामिल होगा? हाई पावर्ड मनी में। मीन्स कि आरबीआई और गवर्नमेंट जितना भी रुपए इशू करती है या जितना मनी इशू करती है, एक तो वो कैश के रूप में पब्लिक के पास रख लिया जाता है और उसका कुछ पार्ट क्या किया जाता है? बैंक के पास जमा कर दिया जाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू यदि देखें, मान लीजिए कि 2000 रुपीज़ जो है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि 2000 रुपीज़ जो है वो बैंक आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने पब्लिश किए। अब इसे इकोनॉमी में लेकर आए, इसमें से 1000 जो है वो क्या हुआ? कैश के रूप में पब्लिक ने रख लिया अपने पास, और जो 1000 है उसको क्या किया? बैंक में जमा कर दिया। तो मीन्स कि ये 1000 क्या हो गया? C, और ये 1000 जो हो गया वो क्या हो गया? R, मतलब रिजर्व के रूप में बैंक के पास रख दिया। अब यहाँ पर जो हम इस R की बात कर रहे हैं इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका RR और एक होगा ER, है ना। यहाँ पर RR से मीन्स रिजर्व, रिक्वायर्ड रिजर्व, है ना। RR से मीन्स रिक्वायर्ड रिजर्व, आवश्यक रिजर्व, और ER से मीन्स होता है एक्सेस रिजर्व या अधिक रिजर्व। मीन्स कि जितना भी बैंक के पास रुपए जमा है उसका कुछ परसेंटेज जो भी डिसाइड किया जाता है आरबीआई के थ्रू, तो वो परसेंटेज जो है वो आरबीआई के पास उन्हें कैश के रूप में रखना पड़ता है। तो वो हो गया आपका क्या है? रिजर्व रेशियो या रिक्वायर्ड रिजर्व की बात करते हैं ये। और एक हो गया एक्सेस रिजर्व, मीन्स कि जितना बचा हुआ है वो एक्सेस रिजर्व कहलाएगा। मीन्स कि यदि हम 1000 की बात करें, इस 1000 में से मान लीजिए 20% जो है वो कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना पड़ता है कमर्शियल बैंकों को। तो कमर्शियल बैंक का यदि 1000 का 20% देखेंगे तो 1000 का 20% कितना हो गया? 200। तो 200 जो है वो क्या हो गया? RR हो गया, और बाकी जो 800 है वो क्या हो गया? ER हो गया। तो यहाँ पर रिजर्व, रिक्वायर्ड रिजर्व और एक्सेस रिजर्व, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, ये हाई पावर्ड मनी जो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू।
यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।